नमस्कार दोस्तों, फटाफट आपको बताते चलते हैं आज के तमाम मुख्य समाचार, बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी 2024 में कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चंबल में बीजेपी को तगड़ा झटका, नेता प्रतिपक्ष ने कई भाजपा कार्यकर्ताओं को दिलाई कांग्रेस की सदस्यता। जी हां दोस्तों, चुनाव का समय है, ऐसे में नेताओं की उठापटक मध्य प्रदेश में जारी है। नाराज हों या मौका परस्त, बीजेपी कांग्रेस के कई नेता पाला बदलने में जुटे हुए हैं। एक और बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकालकर प्रदेश की जनता और कार्यकर्ताओं से आशीर्वाद मांगने की कोशिश कर रही है। और इसमें आपको बता दें कि दोस्तों, रैली एक के बाद एक फ्लॉप भी हो रही है और इतना ही नहीं, एक के बाद एक झटके भाजपा को मिलते जा रहे हैं। भिंड में भी विपक्ष के नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में शामिल कर शतक मार दिया है, और वो भी तब जब जिले के लाहौर विधानसभा क्षेत्र में ही बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पहुंचने वाली हो। तो दोस्तों, जन आशीर्वाद यात्रा जो भाजपा निकाल रही थी, जिसमें ये उम्मीद थी कि नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ उस यात्रा में भीड़ लेके आएंगे, लेकिन हुआ ये कि जिस इलाके में वो यात्रा पहुंचने वाली थी, उस इलाके के नेता ने भाजपा छोड़ दी और अपने कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। तो दोस्तों, इस प्रकार का खेल मध्य प्रदेश में चल रहा है और भाजपा के कार्यकर्ताओं में से कॉन्फिडेंस अब जा चुका है, और इसीलिए भाजपा के नेता हो चाहे कार्यकर्ता, वो अब कांग्रेस पार्टी में अपने आप को सुरक्षित पा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में मैदान में उतर चुके हैं। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। G20 खत्म, अब घरेलू मुद्दों पर ध्यान लगाए मोदी सरकार। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर मामला फिर उठाया। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को कहा कि अब G20 शिखर सम्मेलन खत्म हो गया है और अब मोदी सरकार को अपना ध्यान महंगाई, बेरोजगारी और मणिपुर हिंसा जैसे घरेलू मुद्दों पर लगाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि लोगों ने 2024 के आम चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की विदाई का मार्ग प्रशस्त करना शुरू कर दिया है। एक्स पर एक पोस्ट में खड़गे ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि और बेरोजगारी में वृद्धि पर सरकार की आलोचना की और कहा कि मोदी सरकार को घरेलू मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक्स पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। अगस्त में खाने की थाली का दाम 24% बढ़ गया और देश में बेरोजगारी दर 8% है और युवाओं का भविष्य अंधकार में है। मोदी सरकार पर घोटाले का आरोप लगाते हुए खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार के कुशासन में भ्रष्टाचार की बाढ़ आ गई है। सीएजी ने कई रिपोर्टों में भाजपा की पोल खोल दी है। जम्मू कश्मीर में 13,000 करोड़ रुपए का जल जीवन घोटाला सामने आया, जिसमें एक दलित IAS अधिकारी को इसके लिए प्रताड़ित किया गया क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री के परम मित्र की लूट हाल ही में फिर सामने आई है। RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर विरलाचार्य ने 2019 चुनाव के पहले RBI के खजाने से मोदी सरकार को 3 लाख करोड़ ट्रांसफर करने के सरकारी दबाव का विरोध किया था और ये खुलासा अब सामने आया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने मणिपुर का मुद्दा भी उठाया और कहा कि मणिपुर में पिछले कुछ दिनों में फिर हिंसा हुई और हिमाचल प्रदेश में आपदा आई हुई है, पर अहंकारी मोदी सरकार उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करने से बच रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के लिए अपशगुन है। शिवपाल यादव का डिप्टी सीएम पर हमला, बोले जहां किया प्रचार वहां हारी भाजपा। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने एक बार फिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर बड़ा हमला बोल दिया है। शिवपाल यादव ने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य भाजपा के लिए अपशगुन है। केशव जहां जहां चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं, बीजेपी वहां हार जाती है। शिवपाल यादव ने कहा कि केशव पहले कौशाम्बी के सिराथू गए थे, वहां बीजेपी हार गई। केशव प्रसाद खुद अपना चुनाव हार गए। मैनपुरी में जहां जहां प्रचार किया वहां से बीजेपी हार गई, और इसके बाद अब घोसी में जहां जहां प्रचार किया भाजपा हार गई। कहा कि मैनपुरी और घोसी में जिस बूथ पर केशव प्रचार के लिए गए वहां समाजवादी पार्टी और ज्यादा वोटों से जीती। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जीसी टेस्ट में फेल होने के बाद बैकफुट पर बीजेपी के साथ ही लोकसभा चुनाव में यूपी के सहयोगी दलों को क्या मिलेगा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजनीतिक पारा अचानक बढ़ गया है। घोसी विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी उम्मीदवार सुधाकर सिंह की जीत ने इंडिया के उत्साह को बढ़ा दिया है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में जीत के बाद जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी एक अलग ही रंग में दिख रही थी, कुछ उसी प्रकार उत्साह घोसी के चुनाव परिणाम के बाद भी देखा जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों की टेंशन अब बढ़ चुकी है। घोसी चुनाव को भाजपा के सहयोगियों ने
प्रतिष्ठा का विषय बना लिया था और हाल ही में भाजपा से जुड़े ओम प्रकाश राजभर से लेकर योगी सरकार में सहयोगी निषाद पार्टी और अपना दल एस की चिंता बढ़ गई है। इन लोगों ने जिस प्रकार से भाजपा को एक बड़े स्तर पर वोट ट्रांसफर का भरोसा दिलाया था, लिटमस टेस्ट में वो विफल रहे। घोसी के चुनाव परिणाम ने भाजपा के सहयोगियों को बैकफुट पर धकेल दिया है। चर्चा ये होने लगी है कि आखिर उन्हें क्या मिलेगा। लोकसभा चुनाव 2024 में सीटों के बंटवारे को लेकर भी कयासबाजियों का दौर शुरू हो गया है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है, क्या घोसी उपचुनाव में जो इंडिया गठबंधन की जीत हुई है वो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उस जीत को दोहराया जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दुल्हा तो इंडिया गठबंधन से ही बनेगा। G20 के नाम पर पीएम मोदी ने देश का पैसा फूंक दिया। लालू यादव ने लगाई दहाड़ और भाजपा को घेरा। जी हां दोस्तों, दिल्ली में आयोजित हुए G20 के शिखर सम्मेलन पर लालू प्रसाद यादव ने निशाना साधते हुए कहा कि G20 से क्या फायदा हुआ ये बताएं। लोगों को बुलाकर इतना खर्च कर देश की आम जनता को क्या फायदा होगा? राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा कर बाबा बैद्यनाथ मंदिर से निकलने के बाद लालू यादव ने कहा कि उन्होंने बाबा के दरबार में माथा टेका और देश दुनिया सब के लिए प्रार्थना की कि सबका भला हो। बाबा बैद्यनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने के बाद लालू यादव ने कहा कि हम वापस जाकर इंडिया गठबंधन पर काम शुरू करेंगे और उम्मीदवार चयन करने का काम शुरू किया जाएगा और इसकी बैठक दिल्ली में ही है, जिसमें उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जाएंगे और हम बिहार के मुख्य इलाकों में भ्रमण करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। घोसी G20 समिट पर हुआ बजट से 3 गुना ज्यादा खर्च, सरकार ने दी सफाई। जी हां दोस्तों, G20 समिट पर कितना खर्चा हुआ इसको लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं और एक दावे ने बीजेपी की नींद उड़ाकर रख दी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि साकेत गोखले के नाम से एक ट्विटर हैंडल ने, जो कि वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है, उसने यहां पर कहा है कि मोदी सरकार ने 3 गुना ज्यादा G20 में खर्च कर दिया है। जो बजट था उससे 3 गुना ज्यादा खर्च कर दिया है और इसी के साथ उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि 990 करोड़ रुपए का बजट था और उसकी जगह पर 4100 करोड़ रुपए मोदी सरकार ने G20 पे खर्च कर दिया है, जो कि निर्धारित फंड से 3 गुना ज्यादा है। वहीं दोस्तों, अब ये पूछा जा रहा है कि ये पैसे किसकी जेब भरने में लगाए गए। इसी के साथ आपको बता दें कि इसके बाद सरकार ने इस पर प्रतिक्रिया देकर इस खबर का खंडन किया है और सरकार ने यहाँ पर कहा है कि ये दावा मिसलीडिंग है, इसमें एसेट और इंफ्रा विकास पर भी खर्च शामिल है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दोस्तों, कांग्रेस ने मोदी सरकार पर लगाया 13,000 करोड़ घोटाले का आरोप। बोली IAS अधिकारी ने किया है इसका खुलासा। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ा आरोप लग गया है भारतीय जनता पार्टी पर। कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर यह आरोप लगाया है। कांग्रेस ने इस बार मोदी सरकार पर एक बड़े घोटाला करने का आरोप लगा दिया है और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ध्यान भटकाने के लिए मोदी सरकार रोजाना नए शिगुफे छोड़ती है, लेकिन कश्मीर में एक बड़ा घोटाला हुआ है जहां मनोज सिन्हा LG हैं। कांग्रेस ने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर में जल जीवन मिशन के नाम पर 13,000 करोड़ का करप्शन किया गया है और इस मामले को उठाने वाले एक IAS अधिकारी हैं जो गुजरात के हैं और दलित हैं। इस अधिकारी को बार बार ट्रांसफर किया जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की परियोजना है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आगे कहा कि घोटाले की एक पूरी क्रोनोलॉजी है। पहले तकनीकी मंजूरी और बगैर किसी निविदा के टेंडर निकाला गया। इस टेंडर के लिए किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और जिस अधिकारी ने घोटाले को उजागर किया अब उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारे कुछ सवाल हैं, मोदी सरकार क्यों 13,000 के घोटाले को उजागर करने की सजा दे रही है? गृह मंत्रालय आखिर शिकायत के बावजूद जांच क्यों नहीं करा रहा है? और क्या ये LG कार्यालय है जो कथित तौर पर चूक और कमीशन के कार्यों में लिप्त है? अभी तो केवल छोटी मछली को ही चिन्हित किया गया है, लेकिन बड़ी मछली कहाँ है? ये लूटा हुआ पैसा कहाँ गया और किसकी जेब भरी जा रही है? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है ये लूटा हुआ पैसा कहाँ गया होगा और बड़ी मछली कौन है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। RSS में पड़ चुकी है फूट कि अब बीजेपी को लगेगी चोट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले RSS के पूर्व प्रचारकों ने बना ली अपनी ही अलग पार्टी। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले
वाले विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ पूर्व स्वयंसेवकों ने एक नया राजनीतिक दल बनाने का ऐलान कर दिया है और इस दल का नाम जनहित पार्टी रखा गया है। उन्होंने कहा है कि इस कदम से राजनीतिक दलों पर शासन में सुधार के लिए दबाव बढ़ेगा। आरएसएस के पूर्व प्रचारक ने राजधानी भोपाल के पास मिसरौद में अपने पूर्व सहयोगियों के साथ एक बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि हमने जनहित पार्टी का गठन किया है क्योंकि सभी राजनीतिक दलों की संस्कृति लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है और सभी लोकतंत्र की कसौटी पर विफल रहे हैं। तो दोस्तों, आरएसएस के पूर्व समर्थकों ने यहां पर बीजेपी की नींद उड़ा दी है, अपनी पार्टी की घोषणा कर दी है और इशारों में यह आरोप लगाया है कि सांस्कृतिक लोकतंत्र की मूल भावना के यानी कि कल्चरल डेमोक्रेसी की मूल भावना के खिलाफ हैं सारी पार्टियां और लोकतंत्र की कसौटी पर भी सारी पार्टियां विफल है। तो बीजेपी पर यह बड़ा आरोप किसी और ने नहीं, आरएसएस के ही अपने सहयोगियों ने लगाया है और अपनी पार्टी खोलकर कहीं ना कहीं वोट बैंक में बट्टा लगा दिया है। आरएसएस में इस फूट के बाद बीजेपी को बड़ा नुकसान न केवल मध्य प्रदेश के चुनाव में बल्कि राजस्थान और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। और हिंदी पट्टी का इलाका दोस्तों, जहां पर ज्यादा असर आरएसएस रखता है, वहां पर बीजेपी को बड़ा नुकसान होना तय है। और महाराष्ट्र नागपुर जहां पर उसका गढ़ है, वहां पर भी बीजेपी को अब नुकसान होना तय है। तो आपको क्या कुछ लगता है कि अब भाजपा का हो जाएगा 2024 में भी सुपड़ा साफ? वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए और कमेंट में अपनी राय बताइए।